हॅलो एव्हरीवन. आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील शाल या पाठाचा उर्वरित भाग पाहणार आहोत. बच्चों, लास्ट लेक्चर में पहले वाले लेक्चर्स में हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था और राइटर ने कहा था शॉल. आपको याद होगा शॉल, हम शॉल के बारे में बात कर रहे थे कि कोई एक शॉल मिलने से, मतलब कोई एक शॉल रिस्पेक्टफुली मिलने से हमारे अंदर, हमारे नेचर में कोई सुधार नहीं आता. मतलब सुधार नहीं बच्चों, कोई बदलाव नहीं आता. मतलब कोई एक शॉल मिलने से हम महान व्यक्ति नहीं बन जाते. तो इस राइटर ने इस पे क्या कहा था कि अगर हमें महान व्यक्ति बनना है तो शॉल के बिना भी हम बन सकते हैं. तो चलो हम बचे हुए पाठ को देख लेते हैं. आगे उन्होंने बोला है, मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. तात्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले. बिचारा अतिप्रामाणिक. त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते संभाले. राइटर ने कहा है यहाँ पे कि 2004 में वो मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए. बिन विरोध, मतलब बिना किसी रोक टोक के वो लीडर बन गए. किसके लीडर बन गए? मराठी साहित्य सम्मेलन के. तो उन्होंने बोला है कि तात्कालीन, मतलब तुरंत ही 1-2 साल में उनके ऊपर भी शॉल का वर्षाव हो गया. मतलब 1-2 साल में उनके भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और उसी प्रोग्राम में उनको, हर एक प्रोग्राम में सम्मान के प्रति क्या मिली उनको? शॉल मिली. तो उन्होंने बोला है कि उनके पास इतनी शॉल जमा हो गई कि वो जिस रूम में रह रहे थे वो रूम कैसी थी? 8x6 की थी. 8x6च्या खोलीत. मतलब उन्होंने बोला है कि उस छोटी सी रूम में वो इम्पॉसिबल हो गया, इतनी शॉल रखना इम्पॉसिबल हो गया. तो उन्होंने उस शालीचे गाठोडे बांधले. मतलब उन्होंने एक कपड़े की बैग तैयार की और उसमें सब शॉल रख के निकटवर्तीय मित्रांकडे, मतलब उसका जो क्लोज फ्रेंड थे, उनके जो क्लोज फ्रेंड थे, उस क्लोज फ्रेंड के पास उन्होंने वो रख दी और उसमें से कोई भी शॉल कभी भी यूज़ करने के उसको राइट दे दिए. सर्वाधिकार मतलब अधिकार, उसको अथॉरिटी, उसको अधिकार दे दी गई, अथॉरिटी दे दी गई. उसका फ्रेंड जो था, उनका फ्रेंड जो था अति प्रामाणिक, मतलब बहुत लॉयल था. त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाले. उसकी भी छोटी ही रूम थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वो शॉल वहाँ पे संभल के रख दी. आगे, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. आगे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके उनके पास जितनी भी शॉल थी वो धीरे धीरे करके उन्होंने जो गरीब श्रमिक थे, जो मज़दूर लोग थे, जो मेहनत करने वाले मज़दूर लोग थे, उन्होंने उनको वो शॉल बांट दी. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागून चिरगुडे टाकून एक पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले.
अभी बच्चों राइटर ने यहाँ पे और एक इंसिडेंस बताया गया है. या सुमारास मी शनिवार पेठेतील, शनिवार पेठ बच्चों पुणे में आई. पुणे में जब भी वो थे तो पुणे में जो शनिवार पेठ है वहाँ पे एक ओमकारेश्वर नामक जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके ऊपर जो पुल है, ब्रिज है, वहाँ पे वो रोज़ शाम को इवनिंग में जाते थे. और वहाँ पे जो कट्टा था और पुल की ब्रिज के ऊपर जो कट्टा था वहाँ पे वो बैठते थे. उनको बैठना पसंद था. तो उन्होंने बोला है कि एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे ठंड के दिन थे. तो एक दिन क्या हुआ, एक बुज़ुर्ग आदमी और बड़ा ही वो वीक था. अशक्त मतलब वीक था वो. तो कट्ट्याला लागूनच मतलब जो बैठने के लिए जो कट्टा था उसके बाजू में ही चिरगुडे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. चिरगुडे बच्चों, चिरगुडे मतलब क्या, चिंध्या मतलब छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं. मतलब अगर इजीली बोला जाए तो हमारा बड़ा सा एक कपड़ा पर उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, यहाँ वहाँ से वो फट गया है, वैसे वाला बड़ा सा क्लोथ लेके और वहाँ पे वो फैला के उस पे वो बैठा था. और कैसे बैठा था, कुड़कुड़त मतलब ठंड से वो काँप रहा था. कौन, वो बुज़ुर्ग आदमी. तो किसने ये सब कुछ देखा, रायटर ने. आगे दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला 2 शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला. नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देखा था, एक दिन पहले उन्होंने शाम के टाइम पे जो देखा था कि वो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पे बैठा है. तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, उनके पास जो शॉल थी उनमें से 2 शॉल लिए और फिर वापस उसी मंदिर के कट्टे पे वो गए बैठने के लिए. तो वो बुज़ुर्ग आदमी मतलब म्हातारा आदमी वहीं पे था. तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग आदमी को वो 2 शॉल दी. और उस आदमी ने क्या किया रिटर्न में, मतलब बुज़ुर्ग आदमी ने थरथर मतलब जो थरथर काँप रहे थे उनके हाथ, उन्हीं हाथों से उसको नमस्कार किया, मतलब थैंक यू बोला. आगे पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करीत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावर चालू लागलो. उन्होंने आगे यहाँ पे क्या बोला है कि 4-5 दिन कुछ काम से उन्होंने कुछ वो बिज़ी थे, 4-5 दिन वो बिज़ी थे. तो उसकी वजह से उनको इवनिंग में उस मंदिर में, वो मंदिर के आसपास जाते थे बैठने के लिए, ब्रिज पे बैठने के लिए वो जाते थे. तो उनको वहाँ पे जाण्यास उसंत लाभली नाही. मतलब राइटर को वहाँ पे जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था. उसंत लाभली नाही मतलब कुछ काम की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता था. फिर उसके बाद रेगुलरली नेहमीप्रमाणे वो ये जा करत राहिले, मतलब वो आ जाते थे, आते थे, बैठते थे और जाते थे. पर उनको वहाँ पे वो बुज़ुर्ग आदमी नहीं दिखा. उनको सडनली याद आ गया तो उन्होंने देखा पर वो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पे नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि पुलावर चक्कर मारावे, मतलब उन्होंने सोचा कि वो ब्रिज पे एक ऐसे राउंड लगाते हैं. तो ऐसे सोचते हुए वो वहाँ से उठे और वो पुल की तरफ बढ़ने लगे. आगे बोला है, पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय,
तीच चिरगुडे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दीनवाणी जिणे। राइटर ब्रिज पे एक सैर सपाटा करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा, ब्रिज के पुलाच्या जवळपास मध्यावर मतलब एकदम ब्रिज के मिडल में, ब्रिज के सेंटर में, मिडिल सेंटर में वो बुजुर्ग आदमी उनको वहाँ पे दिख गया। पर उसकी हालत कैसी थी बच्चों? सेम पहले जैसी। मतलब राइटर ने उसको 2 शॉल दिए थे, पर वहाँ पे ना राइटर को शॉल दिखी ना कुछ और दिखी तो क्या दिखे, सिर्फ वही, मतलब वही पुराने फटे हुए कपड़े और वही तीच चिरगुडे अंगाखाली व अंगावर। चिरगुडे मतलब मैंने बोला चिंध्या, मतलब जो फटे हुए कपड़े रहते हैं, बहुत सारे फटे हुए कपड़े लेकर एक कपड़ा बनाया जाता है, सेम वही कपड़े थे। और तेज कुड़कुड़ने, तेज दीनवाणी जिने, मतलब फिर से वो उसी तरीके से कुड़कुड़ कर रहा था, मतलब काँप रहा था। और दीनवाणी जिने मतलब हम लोग बोलते हैं ना, बेचारा कैसे जीता है, सेम वैसे ही उसका हुलिया था। रायटर ने कहा, मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? राइटर ने यहाँ पे कहा, उनको पूछा कि बाबा आप मुझे पहचानते हो? तो उन्होंने वहाँ पे नकारार्थी मान हलवली, मतलब उन्होंने ना बोला कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। फिर राइटर ने कहा कि आपको याद है मैंने 5-6 दिन पहले आपको 2 शॉल दी थी। यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझे लई उपकार आहेत बाबा। फिर वो बुजुर्ग आदमी ने यहाँ पे बोला है बच्चों, हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि हे भल्या माणसा, तू लई मोठा है। मतलब उन्होंने राइटर को कहा कि हे भले इंसान, तू बहुत बड़ा है। म्यांसी शाली दिल्या, तूने मुझे 2 शॉल दी, पर वो शॉल मेरी जैसे भिखारी के ऊपर कैसे सूट होगी? सूट होना, शोभतील मतलब सूट होना, और वो सूट होने से ज़्यादा मेरे पेट में जो आग लगी है, मतलब मुझे जो भूख लगी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब शॉल से ज़्यादा, बदन ढकने से ज़्यादा मुझे जो भूख लगी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उसको बेचकर 2-3 दिन पेट भरकर खाना खाया। आमचे हे असलं बिकट जीणं, तुझे लई उपकार आहेत बाबा। उन्होंने कहा कि हमारा ये ऐसा जीना बहुत बिकट है, मतलब बहुत गरीब जीना है हमारा। तो तूने जो शॉल देकर मुझ पे जो एहसान किए हैं, वो एहसान बहुत बड़े हैं। आगे शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। यस, लेसन का नाम क्या था? शाल, मतलब शॉल। राइटर ने लास्ट में कहा है, उनको इतने सारे एक्सपीरियंस आए, तो उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि शॉल की जो शोभा होती है, मतलब शो ऑफ होता है, जो शॉल का शो ऑफ होता है और जो गर्माहट रहती है, उससे कहीं ज़्यादा, उससे लाख गुना ज़्यादा पेट में जो आग लगी है, किसी गरीब के पेट में जो आग लगी है, और जो अन्न
जो हम निवाला खाते हैं उससे वो जो आग बुझती है वो कहीं लाख ज़्यादा गुना अच्छी है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भुकेलेल्यास अन्न द्यावे, मतलब अगर कोई भूखा है तो उसको अन्न दे दो, मतलब कुछ खाना दे दो। तहानलेल्यास पाणी द्यावे, कोई प्यासा हुआ आपके घर के पास आया है, प्यासा हुआ आपके पास आया है तो आपके पास पानी है तो उसको ज़रूर पानी दे दो। और हेही जमले नाही, मतलब अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको पॉसिबल नहीं है तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। अभागी मतलब कौन? जो रास्ते पे सोते हैं। अभागी मतलब जो मजबूर होते हैं। अभागी को एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब मजबूर, जो मजबूर इंसान है कि उनके पास कुछ नहीं है तो उनको आपके पास जो आप सम्मान वाली शॉल है वो शॉल आपको उनको ज़रूर देनी चाहिए। तो इस तरीके से शॉल का, हमें जो शॉल मिलती है और वो शॉल हम कबर्ड में लॉक करके रखते हैं कि ये हमें प्राइज़ में मिली है, पर उसी शॉल का फ़ायदा, उसी शॉल का यूज़ हम बहुत सारे गरीब लोगों के लिए किस तरह से कर सकते हैं, ये यहाँ पे राइटर ने हमें अच्छी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल देके उनके एक्सपीरियंस बता के एक्सप्लेन किया है। तो चलो बच्चों, हम हार्ड वर्ड्स को देखते हैं। वर्षाव, बरसात, वृष्टि, गाठोडे, बोजके, निकटवर्तीय, जवळचा, सर्वाधिकार, जवळचा, जवळचा अधिकार, सगळे अधिकार, अथॉरिटी, राइट्स, श्रमिक, कष्टकरी, अति प्रामाणिक, खूप इमानी, बहुधा, बहुतेक वेळा, कट्टा, पार, दगडी चौथरा, अशक्त, दुबळा, भिकारी, भीक मागणारा, चिरगुटे, चिंध्या, लगबगिनी, भरभर, दीनवाणे, गरीब परिस्थिती, जिणे, जगणे, खुलासा, आनंदित झाला, भल्या, चांगल्या, लई, खूप, म्यासनी, मला, म्या, मी, बिकट, कठीण, खडतर, अबागी, कमनशीबी, दुर्दैवी, मतलब मजबूर। तो अभी होमवर्क क्या करना है? स्वमत। बच्चों, लेसन के पीछे टेक्स्ट बुक में जो स्वमत है, मतलब ये ब्रीफ क्वेश्चन है। बच्चों, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना ही है, पर ब्रीफ पे ज़्यादा अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वो जितने भी स्वमत है, स्वमत मतलब स्व मतलब हम खुद, हम अपनी ओपिनियंस, हम अपना खुद के जो ओन वर्ड्स है वो भर भर के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसलिए आपको ये लिखने की आदत अभी से डालनी है। तो होमवर्क में क्या करना है? शाल व शालीनता यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। शाल और शालीनता ये क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपको क्या समझा है वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। लिखना ज़रूर है हाँ बच्चों। भिक्षेकराने केलेला शालीचा उपयोग तुमच्या याविषयी तुमसे मत लिहा। जो भिखारी था, जो वृद्ध व्यक्ति था, उसने जो शॉल का उपयोग किया था, यूज़ किया था, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो आपको लिखना है। थर्ड वाला है, लेखकाच्या भावना जशा शाल या वस्तूशी निगडीत आहेत तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूशी निगडीत असलेल्या भावना तुमच्या शब्दात लिहा। जैसे राइटर ने उनके शॉल के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है, वैसे अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी एक वस्तु है जो आपको बहुत प्यारी है, जो आपके बहुत करीब है, आपके दिल के बहुत करीब है, और उससे जुड़े आपके क्या इमोशंस है वो आपको लिखने हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर और लास्ट वाला लेक्चर, ये दोनों लेक्चर को मिला के ये मैंने जो पार्ट पढ़ाया है, मैंने जो एक्सप्लेन किया है, वो आपको
अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, सेव लाइफ।